मैंने सुना है इस्तांबुल घूमने के लिए आपको कुछ दिन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 16 घंटे हो तो? यस, सिर्फ 16 घंटे। और इन 16 घंटों में हमने जाना है ब्लू मास्क, हिप्पोड्रोम स्क्वायर, जर्मन फाउंटेन, हाया सोफिया, टॉपकापी पैलेस, स्पाइस बाजार एंड ग्रैंड बाजार, और फिर वापसी एयरपोर्ट। दिस इज़ अ वन डे ट्रिप जो कि स्पॉन्सर्ड है टर्किश एयरलाइन की तरफ से एंड इट्स कॉल्ड टूर इस्तांबुल एंड इट्स टोटली फ्री फॉर टर्किश एयरलाइन पैसेंजर्स। मज़ीद डिटेल्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप चेक कर सकते हैं। टाइम कम, जगह काफ़ी सारी, और ये हैं यूसुफ, हमारे टूर गाइड। आज इनका काम है हमें 16 घंटों में इस्तांबुल घुमाना। तो लेट्स स्टार्ट द डे। एयरपोर्ट से हमें बस ने पिक किया और पहले हम गए सिटी में सीधा रेस्टोरेंट नाश्ता करने, क्योंकि डियर्स दिन काफ़ी लंबा होने वाला है और ऐसे दिन को एक अच्छे नाश्ते से ही स्टार्ट करना चाहिए। नाश्ते के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप है सुल्तान अहमद मॉस्क, जो 1616 में सुल्तान अहमद अव्वल के दौर में बनी। ये मस्जिद अपने 6 मीनारों और ब्लू टाइल की वजह से मशहूर है। इसी वजह से इसे ब्लू मास्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मीनारों के मुतालिक हमारे टूर गाइड यूसुफ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। ओटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया में मस्जिद के मीनार स्टेटस या पावर सिंबल के तौर पे भी देखे जाते थे। मसलन अगर कोई आम मस्जिद होती तो उसका 1 मीनार, अगर कोई जनरल मस्जिद बनवाता तो उसके 2 मीनार, और अगर कोई वजीर मस्जिद बनवाता तो उसके 4 मीनार। तो जब सुल्तान अहमद ने ये मस्जिद बनवाई तो इसके 6 मीनार थे, और उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक और ऐसी मस्जिद थी जिसके 6 मीनार थे, और वो थी मस्जिद अल हरम मक्का में। सुल्तान और उसके वजीरों को जब बाद में इस बात का एहसास हुआ तो अब मीनार तो टूट नहीं सकता था, और क्योंकि उस वक्त मक्का या सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के अंडर आता था, तो सुल्तान ने मस्जिद अल हरम में एक मीनार और तामीर करवा दिया ताकि मस्जिद अल हरम का मकाम सबसे ऊपर रहे। और खिलाफत उस्मानिया में मस्जिद अल हरम दुनिया की वो वाहिद मस्जिद थी जिसके 7 मीनार थे। ब्लू मास्क का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत और आलीशान है, और टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ विजिट करने आती है। द नेक्स्ट वन इज हिप्पोड्रोम स्क्वायर। ये जगह एक ज़माने में रोमन एम्पायर का रेसिंग हब हुआ करती थी। यहाँ चैरियट रेसिंग या कह लें एक तरह की बग्गी टाइप रेसिंग हुआ करती थी, और ये उस ज़माने में रोमन्स का एक मशहूर स्पोर्ट्स था। लेकिन अब उस जगह एक बड़ा सा मैदान है और उस दौर की कुछ यादगारें। लेकिन आज भी वेस्टर्न हिस्टोरियंस और टूरिस्ट ये स्क्वायर देखने आते हैं। और मैंने एक बात और नोट की है कि इस्तांबुल इज़ अ वेरी कैट फ्रेंडली सिटी। इसे सिटी ऑफ कैट्स भी कहा जाता है। आपको चलते फिरते हर जगह बड़ी आसानी से कैट्स दिख जाती हैं, बिल्कुल पुरसकून, और कोई इन्हें तंग नहीं करता। और ये समझें कि इस्तांबुल की खूबसूरती में एक छोटा सा कैट एलिमेंट भी शामिल है। उसके बाद है जर्मन फाउंटेन। ये सुल्तान अहमद स्क्वायर में एक खूबसूरत सा फाउंटेन है। ये फाउंटेन जर्मनी में बनाया गया था और फिर इसे टुकड़ों में इस्तांबुल भेजा गया, और 1900 में इसे यहाँ असेंबल किया गया। और ये है आया सोफिया, इस्तांबुल की सबसे मशहूर और तारीखी जगह। आया सोफिया जो कभी रोमन एम्पायर के दौर में एक चर्च हुआ करता था, जिसे खिलाफत उस्मानिया में एक मस्जिद में बदल दिया गया, और अब ये एक म्यूज़ियम है। ये एक मुनफरिद किस्म की बिल्डिंग है जिसमें आपको बैजेंटीन आर्किटेक्चर, ओटोमन आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी सब एक साथ देखने को मिलेगी, जो कि शायद ही दुनिया में कहीं और नज़र आए। इसके हर एक कोने, हर एक मीनार में एक तारीख छुपी हुई है, और सदियों की तारीख, मुख्तलिफ सल्तनतों की तारीख। ये इस्तांबुल में एक बहुत ही तारीखी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जिसकी डिटेल्स हम कभी और दिन डिस्कस करेंगे। टॉपकापी पैलेस, सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों का घर, जहाँ से सारे हुकूमती मामलात संभाले जाते थे, और ये करीबन 400 सालों तक सल्तनत उस्मानिया का हुकूमती मरकज़ रहा। ये पहले सिर्फ एक रिहाइशगाह नहीं थी, बल्कि इसमें 4 अलग अलग सहन हैं, जैसा कि हरम जहाँ सुल्तान और उसकी फैमिली रहती थी, आर्म्स कलेक्शन जहाँ उस वक्त हथियार रखे जाते थे, ट्रेजरी जहाँ सुल्तान के ख़जाने रखे जाते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट
सैक्रेड रेलिक्स रूम, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस चीज़ें, उनके लिखे हुए ख़त, उनकी दाढ़ी मुबारक का बाल और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी का बाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों से लिखी हुई सूरह बकरा की आयत, सब खुलफाए राशिदीन की तलवारें, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार और भी बहुत सी मुकद्दस चीज़ें हैं जो इस रूम में रखी हुई हैं। अब शायद एक सवाल ये भी जहन में आता हो कि ये सब चीज़ें सऊदी अरब से इस्तांबुल कैसे पहुंची, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब सल्तनत उस्मानिया के अंडर था और जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे वो इन सब से बहुत अकीदत रखते थे और वो इन मुकद्दस चीज़ों को अपने करीब रखना चाहते थे। तो इसलिए वो ये सब चीज़ें इस्तांबुल ले आए, जो उस वक्त हुकूमती दारुल खिलाफा था। और इन्हें टॉपकापी पैलेस में रखना जहाँ वो खुद रहते थे, ये बताता है कि वो किस कदर इन चीज़ों से अकीदत रखते थे। टर्किश ने भी काफ़ी इज्जत और तकरीम से ये सारी चीज़ें महफूज करके रखी हुई हैं और काफ़ी अदब से देखते हैं इन सबको। मेरा सारा वक्त इसी एक सहन में गुजर गया और टाइम कम होने की वजह से मैं बाकी के 3 सहन नहीं देख पाया। खैर, कुछ अगली दफ़ा के लिए ही सही। आवर 7 और अब बारी है लंच की। लंच के बाद अब बारी है हमारे सेकंड लास्ट स्टॉप की, स्पाइस बाज़ार। यहाँ आपको हर किस्म के मसाले मिलेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी। और एक प्रो टिप, अगर आप बार्गेनिंग के मूड में हैं तो तैयार हो जाएं, यहाँ आप अपनी स्किल्स अच्छे से आजमा सकते हैं। और अब लास्ट में ग्रैंड बाज़ार, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और कवर मार्केट में से एक है। इसमें करीबन 4000 शॉप्स हैं और यहाँ आपको हर चीज़ ही मिलेगी, ज्वेलरी, कारपेट्स, एंटीक्स, सुवेनियर, टर्किश डिलाइट्स और भी बहुत कुछ। बाज़ार के अंदर का माहौल बहुत लाइवली है और हर तरफ टर्किश फ्लैग्स, मुख्तलिफ खुशबुएँ, टर्किश लैम्प्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीज़ों का यूनिक मिक्सचर मिलेगा आपको, जो कि टर्किश कल्चर को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। कुछ देर हमने बाज़ार एक्सप्लोर किया और आखिर में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। अब वक्त है वापसी का। वापस जाना है एयरपोर्ट टू कैच द नेक्स्ट फ्लाइट। हमारे प्लान के मुताबिक आज हम सारी जगह कवर कर चुके हैं, ऑल थैंक्स टू यूसुफ। साथ ही बोनस में वो ट्रेडिशनल टर्किश सीन्स भी देख लिए जो हर दूसरी गली में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। आई वुड से डे टूर के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको एक तरह से टर्किश कल्चर, यहाँ के लोगों और फूड का एक इंट्रो हो जाता है और आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप वक्त कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। I would recommend this if you're traveling with Turkish Airlines.